वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और कल अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क की दिक्कत के कारण जो है हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, हालांकि बन गया था। तो आज इसको हम लोग अपलोड कर रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में एनर्जी फ्लो के मैंने बताया था कि दो अलग अलग चीज़ें कहीं कहीं एक साथ में दी गई हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक समस्या है कि जैसे कई सारे वीडियोस बने हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कई सारे वीडियो हैं 10% लॉ, और उसी में इफ़िशियंसी और एनर्जेटिक्स को समझा दिया गया है। परंतु एग्जामिनेशन में आप गौर कीजिएगा, इकोलॉजी अलग पूछता है, इन्वायरमेंट अलग पूछता है। वाई? कंपोनेंटल वेरिएशन है। एनर्जेटिक्स अलग पूछता है, इफ़िशियंसी अलग पूछता है, और एनर्जी फ्लो अलग पूछता है। क्यों? कुछ तो मैटर होगा, इस पर विचार कीजिएगा और फोकस करिए। आज जिस मैटर को हम लोग समझने जा रहे हैं, तो आज हम जो टॉपिक कंसीडर कर रहे हैं वो इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स है और इकोलॉजिकल इफ़िशियंसी है। एनर्जेटिक्स और इफ़िशियंसी के बाद से जो नेक्स्ट हम लोग का वीडियो है वो होगा आर्ट इकोलॉजी, और उसके बाद सीन इकोलॉजी, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि सर इसको इलेबोरेट करिए, और तो उसको मैं कर दे रहा हूँ, आपका इलेबोरेट हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश, और उम्मीद करेंगे आपको अच्छा लगेगा। ये ध्यान रखिएगा, एनर्जेटिक्स अलग है, इफ़िशियंसी अलग है, और फ्लो ऑफ एनर्जी का पैटर्न अलग है। तीन अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम इन तीनों पैटर्न को समझ लेंगे तभी आर्ट इकोलॉजी और फिर होगा सीन इकोलॉजी शुरू। उसी में पॉपुलेशन डायनेमिक्स होगा, उसी में पॉपुलेशन डायनेमिक्स होगा, और पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व लाइफ साइकिल वाला आएगा। ठीक है, तो परेशान मत होइए, सारे कंपोनेंट्स को हमने सेपरेटली इसमें अपलोड कर रहे हैं। ठीक, उम्मीद करेंगे आपको अच्छा लगेगा। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश, और शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आज का जो कंटेंट है ये देखिए, दोनों एक साथ चल रहे हैं। इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स क्या है, जर्नल कंसेप्ट ऑफ एनर्जेटिक्स क्या है, क्वांटिफाइंग एनर्जेटिक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जेटिक्स, फिर इकोलॉजिकल एफिशिएंसी को देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी देखेंगे, क्वांटिफाई करेंगे, और सिग्निफिकेंस ऑफ एफिशिएंसी को देखेंगे। इसमें लिखा हुआ सारा कुछ आपके लिए नोट्स है, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा हमसे आप इमीडिएटली पूछ लीजिएगा, एकदम बिना संकोच के। ये सभी बच्चों के लिए है जिनके भी उसमें, जो मैं इन्वायरमेंट का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो ये आपका इकोलॉजिकल पोर्शन है, ये सभी इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चों के लिए है, जो बीएससी हो कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं। ये सभी के लिए है जो नेट वेट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी लोग इसको पढ़ सकते हैं जो इन्वायरमेंट साइंस नहीं लिए हैं और उनके में इकोलॉजी होता है। अब बात करते हैं एनर्जेटिक्स की। इस वीडियोस में हमें बेसिकली फोकस करना है शब्दों पर। शब्दों पर मतलब कि जो वर्ड्स हैं, एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स। तो एनर्जेटिक्स की जब हम बात करते हैं, इन रेफरेंस टू इकोलॉजी बात करते हैं, तो बात आती है कि फ्लो पैटर्न की, फ्लो पैटर्न की, जिसको हमने जो है एनर्जी फ्लो में देखा है। अब इनर्जेटिक्स क्या हमको समझाता है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम 10% लॉ। देखिए, बेसिकली जो 10% लॉ है वो इनर्जेटिक्स के अंदर आता है, और उसको रेमंड्स एल लिंडर्समैन ने दिया था। परंतु एनर्जेटिक्स ओवरऑल एक अम्ब्रेला टर्म है, और ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है इसको समझने की जरूरत है। हमको समझने की जरूरत है कि हम पढ़ क्या रहे हैं पहले। तो ये एनर्जेटिक्स बताता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान रखिएगा, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, नॉट द 10% लॉ। तो 10% लॉ में अगर आप देखें, ऊपर आई लिंक में वीडियोस आ जाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा।
10% लॉ क्या कह रहा है कि 10% ट्रांसफर हो रही है, 10% फूड जो है वो ट्रांसफर हो रही है। पर ये 10% ट्रांसफॉर्मेशन यूनिडायरेक्शनल कहाँ से हो रही है, ये आपको एनर्जेटिक्स बताता है। एनर्जेटिक्स बताता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है इकोलॉजी में डिफरेंट लेवल पे और डिफरेंट सेगमेंट पे, ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही दिशा में है। परंतु इन केस ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें जिसमें मिनरल्स आते हैं, तो यह जो है ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। इसीलिए कोई भी मिनरल साइकिल आप देखिए वो गोल होती है, गोल होती है, पर कहीं आप भी आप एनर्जी फ्लो का डायग्राम गोल नहीं पाएंगे। अंतर हुआ ना। तो हमको किसी भी चीज़ के, अब जैसे समुद्र के किनारे बैठेंगे तो आपको मोती नहीं मिलेगा, यू शुड हैव टू गो इनसाइड, ठीक है। उसी तरह आपको इसको बहुत ही डीप में जाना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। और मैं सारी चीज़ों को खंगाल कर ले आया हूँ आपके लिए पर्यावरण की कहानी सुनाने के लिए। जैसे ऊर्जा का प्रवाह हम देख रहे हैं, तो वह अब वो किस मोड में होगा, किस डिमेंशन में होगा, उसके लिए हमको एनर्जेटिक्स, वो एनर्जेटिक्स है, समझ रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स में हम ये कह सकते हैं कि 10% लॉ आता है, पर हम ये नहीं कह सकते कि 10% लॉ जो है एनर्जेटिक्स 10% लॉ में आ रही है। नहीं, एनर्जेटिक्स इज अ मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है कि 10% ऊर्जा ट्रांसफर हो। ये तो रेमंड स्लिंडरमैन ने एक एवरेज डेटा लिया था। एक स्टोरी भी मैंने इसमें बताई थी पिरामिड ऑफ एनर्जी में, कि एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर ये क्या 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है? तो जी कोई ज़रूरी नहीं है 10% हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड अपॉन बायोमास होता है, ये डिपेंड अपॉन बायोमास ऑफ द स्पीसीज होता है, और उसी हिसाब से वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का। नंबर ऑफ प्रोडक्टिविटी पे डिपेंडेंट होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्टिविटी पे डिपेंडेंट होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज जो आपका प्रोड्यूसर लेवल पे है उस पर डिपेंडेंट होता है। कई चीज़ों को डिपेंड करके ऊर्जा ट्रांसफर होती है। तो एक एवरेज डेटा लिया गया, एक एवरेज डेटा लिया लिंडरमैन ने, और उन्होंने इसको बताया कि 10% ही ट्रांसफर हो रही है। इट मे बी 20%, नो डाउट, कहीं कहीं पर 20 होगी, कहीं 30 होगी, कोई उसमें डाउट नहीं है। परंतु हमको ये चीज़ समझनी होगी कि ऊर्जा का प्रवाह जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो एनर्जेटिक्स कहलाता है, ठीक है। इसीलिए ट्रॉपिक लेवल पे एसिमिलेशन का जो पिरामिडल डायग्राम मैंने एनर्जी फ्लो का बनाया है, इसमें मैंने पहले ही आपको ऊपर ही लाइन में आप देख रहे होंगे, इसके मैंने मेंशन कर दिया है मोड, मोड शब्द का प्रयोग किया है। मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे वो ऊर्जा मूव कर रही है। क्यों मोड लिखा है, क्यों डायमेंशन की बात कर रहे हैं सर? भाई फूड चेन में तो एक ही डायमेंशन में चल रही है, वो तो सब जान रहे हैं एनर्जी एक डायमेंशन चल रही है। नहीं, इकोलॉजी में जब हम फूड कंपोनेंट की बात करते हैं, जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे तो ध्यान लीजिए फूड की बात आएगी। जब एनर्जी की बात करेंगे तो फूड की बात आएगी, और फूड में ही एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सब कुछ खाने पे ही निर्भर है। अगर हम हायरार्की ऑफ पूरा देखें, जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी स्पीसीज का देखें तो पहली डिपेंडेंसी फूड ही है, पहली डिपेंडेंसी फूड है। क्यों? क्योंकि फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और यही ऊर्जा फूड ट्रॉपिक्स में फ्लो कर रही है, प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर। इसीलिए हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है इन लोगों को, क्योंकि ये वो फूड नहीं बना पाते हैं, ये वो फूड नहीं बना पाते हैं, और इसीलिए ये हमारी डिपेंडेंसी प्रोड्यूसर पे रहती है। प्रोड्यूसर सनलाइट को केमिकल प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं, तो वो अपना खाना बना लेते हैं, समझ रहे हैं। अब डायमेंशनल क्यों कहा है? क्योंकि फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, फूड वेब एग्जिस्ट करता है। इसीलिए
क्योंकि डिपेंडेंसी ऑफ एक स्पीसीज पे कई स्पीसीज डिपेंडेंट है। एक ही स्पीसीज कई स्पीसीज का खाना है, एक ही स्पीसीज कई स्पीसीज का खाना है, और वह कई कारणों से एबायोटिक कंपोनेंट जो आपका डिपेंडेंसी का दिखाते हैं रिलेशन, कई कारणों से इंटरलिंक्ड है। इसीलिए मैंने यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा, और मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन शब्द का प्रयोग होते ही ये मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है और होता है, क्योंकि फूड वेब एग्जिस्ट करता है नेचर में, न कि फूड चेन। तो ये कहानी आपकी एनर्जेटिक्स को लेकर थी। अब इसका जो जनरल कंसेप्ट है उसको समझिए, यही चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है इट इज़ नोट्स, ठीक है। आप ऐसे ही अपना नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के कई तरीके होते हैं। एक ही किताब से टॉपर भी पढ़ता है, एक ही किताब से फेल होने वाला भी पढ़ता है। टॉपर डू द सेम थिंग इन डिफरेंट वे, ओके। तो यू शुड हैव फुल अथॉरिटी टू मैनिपुलेट दिस, है। और शुरू करते हैं, फिर जनरल कंसेप्ट को समझिए। जो एकल दिशा की मैंने बात की, वन डायमेंशन, फ्लो ऑफ एनर्जी इन वन डायमेंशन इज यूनिडायरेक्शनल। अब वो डायमेंशन कोई भी हो, कोई भी एक्सिस पे हो। जैसे मान लीजिए, मैं इसको गंदा करूंगा थोड़ा सा, अभी हट जाएगा ये, आपके स्क्रीनशॉट के लिए मैं इसको हटा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अब मान लीजिए कि एक डायमेंशन, दो डायमेंशन, तीन डायमेंशन, तो इसमें किसी भी डायमेंशन पे एनर्जी का फ्लो होगा तो वो यूनिडायरेक्शनल होगा। इन केस ऑफ एनर्जेटिक्स, यही पॉइंट हमको एनर्जेटिक्स बताता है, यही पॉइंट एनर्जेटिक्स बताता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक ही डायमेंशन में होगा, एक ही दिशा में होगा, चाहे वो किसी डायमेंशन में हो। अब हम लोग फूड वेब की बात करें तो कई सारे स्पीसीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, इसीलिए वो वेब कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए ये सब स्पीसीज हैं जो गोला किया है, मैंने सर्किल किया है। तो अब यह इंटरलिंकिंग जो है वो कई डायमेंशन की हो गई। देखिए इसको पहले बहुत फोकस होकर समझिए। हम 10% लॉ नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, 10% लॉ मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। हम पढ़ रहे हैं वो पैटर्न जिस पे 10% लॉ गवर्न करता है। अब आपको समझ आया? भाई हम आपसे कहें कि आप गाड़ी चला लेते हैं, ठीक है, आप गाड़ी चला लेते हैं। हम आपसे ये ना कहें कि आप 2 व्हीलर चला लेते हैं, 4 व्हीलर चला लेते हैं, ट्रक चला लेते हैं, लॉरी चला लेते हैं, पिकअप चला लेते हैं, क्या चला लेते हैं। तो ये जो हम बोले बड़े टर्म पे कि हम गाड़ी चला सकते हैं, तो ये एनर्जेटिक्स की बात हो गई। अब हम बोले कि आप केवल 2 व्हीलर चला सकते हैं, तो ये हो गया आपका 10% लॉ की बात हो रही है, समझ रहे हैं। तो ये अम्ब्रेला टर्म इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जैसे ऊर्जा का प्रवाह तो एक डायरेक्शन में इन्होंने बता दिया, परंतु जो मटेरियल्स होंगे जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, रॉक साइकिल्स हैं, ये सारे जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स साइकुलर फॉर्म में चलेंगे, साइकिल फॉर्म में। उसमें ऊर्जा साइकिल के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और इस कन्वर्जन में थोड़ी थोड़ी उसकी लॉस होती चली जाएगी, पर वो कंप्लीटली लॉस नहीं होगी। यही थर्ड लॉ कहता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही एक्सप्लेन कर रहा है कि आप कोई भी रिएक्शन को मिलियंस ऑफ टाइम करिए, एनर्जी उसकी खत्म पूरी तरह से नहीं होगी। T=0 कभी नहीं होगा, समझ रहे हैं। इन एन आइडियल क्रिस्टलेटिक सिस्टम, क्रिस्टल के सिस्टम में, या आप जो है जब हम रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती। आप सोचते हैं आप सोए हैं तो ऊर्जा नहीं काम कर, एनर्जी नहीं हो रहा है भाई, तभी तो जिंदा है। डेड बॉडी ऊर्जा है उसमें भी, अभी ना कह दीजिएगा कि नहीं है। ऊर्जा ना होती तो डिकम्पोजिशन उसका ना होता, उसमें फिर डेट्रस इकोसिस्टम फ्लो करने लगेगा, और फिर एनर्जी दूसरा रूप ले रही है। देख रहे हैं, जैसे आत्मा है ना, कहते हैं कि जो है नैनम शस्त्री जो है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, और इस तरह का कुछ बोलते हैं लोग। तो उसी तरह एनर्जी है, और यही एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, देखिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यही एटीपी मैं तो मानता हूँ इसी को आत्मा, जब से मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ 2007 से,
एटीपी मतलब मैं आत्मा ही समझता हूँ, यही आत्मा है। ये अपना जो है एनर्जी का फ्लो मेंटेन किए रहती है शरीर में या किसी भी लिविंग कंपोनेंट में। अब खैर हमने यहाँ क्या समझा? हमने दो चीज़ समझी कि ऊर्जा का प्रवाह किसी भी डायमेंशन में हो, किसी भी डायमेंशन में हो, यूनिडायरेक्शनल रहेगा। ये कहाँ से मिला हमको? एनर्जेटिक से मिला। दूसरी चीज़ हमको एनर्जेटिक से क्या मिली कि एबायोटिक कंपोनेंट जो हैं उनमें एनर्जी फ्लो साइक्लिक पैटर्न में हो जाता है, इसीलिए वो साइकिल दिखते हैं, इसीलिए वो साइक्लिक ट्रेंड में दिखते हैं। समझ रहे हैं? तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां हमको इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स से मिलती हैं। क्वांटिफाइंग की बात करें, हाउ विल क्वांटिफाइंग, अगर हम क्वांटिफाइंग शब्द का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं तो इट इज़ मोर एक्सप्लेनेशन, और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन। पहला, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रीचिंग टू एन इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जब भी एनर्जी की फ्लो की बात की जाती है इकोसिस्टम में तो दो शब्द आते हैं, दो शब्द आते हैं। आप पिरामिड ऑफ एनर्जी देखे होंगे, वो सारे वीडियो आप देख लीजिएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड, फिर उसके बाद से 10% लॉ जो आपका है, और फूड चेन फूड वेब जो बताया है, ये इतने वीडियोस देख लीजिएगा, तब आपको ये ब्रॉड में समझ में आएगा, ब्रॉड में। अब जब भी कभी भी हम कहीं भी एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। तो वर्क एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम पर होगा, एक यूनिट एरिया में होगा। यूनिट टाइम और यूनिट एरिया में होगा। ये हमको कहाँ से मिला? एनर्जेटिक से। दूसरा बात, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये जो क्वांटिफाइंग शब्द का इस्तेमाल किया हूं मैं, ये दोनों में सबसे मेजर पॉइंट्स ब्रेक करके मैंने निकाले हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड बाय ऑटोट्रॉफ एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल फॉर्म। एक निर्धारित मात्रा ट्रैप होगी, एक निर्धारित मात्रा ही ट्रैप होगी, ध्यान रखिएगा, एक निर्धारित मात्रा ही ट्रैप होगी हर ऑटोट्रॉफ के स्पीशीज में, और वही निर्धारित मात्रा कन्वर्ट होगी केमिकल फॉर्म में। जैसे कि आपका एक लिमिट होगा ना कि भाई हम 3 रोटी 4 रोटी खा सकते हैं, उसी तरह पौधों का भी एक लिमिट है कि ये इतना किलोजूल या इतना डाल्टन ऊर्जा ले सकते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकते हैं, लिमिट है। अगर ये लिमिट ना होता तो पीपल का पौधा भी उतना ही ऑक्सीजन देता जितना आम का देता है क्या? नहीं। हर स्पीशीज अलग अलग अमाउंट में ऑक्सीजन लिबरेट करता है, और एक क्लाइमेक्स स्टेज पर आने के बाद से ही उसकी ऑक्सीजन डेंसिटी शुरू होती है, अच्छी रिच मात्रा में ऑक्सीजन देना। ऑक्सीजन तो वो हमेशा दे रहा है, दिन में पीपल को छोड़ के हमेशा ऑक्सीजन दे रहा है, परंतु उसकी एक मात्रा है। जैसे मान लीजिए आपने एक नीम का पेड़ लगाया, ठीक है, अब आप सोचे कि आपने नीम का पेड़ लगा के बहुत पुण्य काम कर दिया और अब ये मुझे खूब ऑक्सीजन देगा सॉरी जी नहीं, उसकी एक मैच्योरिटी है, एक उसका क्लाइमेक्स स्टेज है। उस क्लाइमेक्स स्टेज के बाद से उसका जो है ऑक्सीजन का जो आपका देने की क्षमता होगा वो बढ़ेगा। शादी विवाह के लिए उम्र निर्धारित है ना, वोट डालने के लिए एक उम्र निर्धारित है, बाइक चलाने के लिए एक उम्र निर्धारित है। तो ये जो एज निर्धारित है ये क्या है? ये एज ऑफ मैच्योरिटी है, और यही सक्सेशन है, यही सक्सेशन है। समझ रहे हैं? तो हर स्पीशीज का एक अपना एज हो जाएगा, उस एज के बाद से वो डेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको मिलना शुरू होगा, क्योंकि वो उसी के रेलेवेंट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। फिलहाल इससे सरल इन्वायरमेंट साइंस मैंने कहीं यूट्यूब पर नहीं देखा है। फिर तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, क्वांटिटी
and pathway and energy flow from green plant to organism of different trophic level. तीन महत्वपूर्ण पॉइंट, तीन बिंदुओं पे चर्चा एनर्जेटिक्स में होती है. क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रीचिंग टू द इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया टाइम, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो ट्रैप हुई और कन्वर्ट हुई, ट्रैप हुई और कन्वर्ट हुई, और तीसरा क्या है, पाथवे फ्लो पैटर्न. तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा एनर्जेटिक्स के थ्रू हमको हुई और हमको एक्सप्लेनेशन इसका मिलता है. सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स क्या है भाई, कोई तो महत्व होगा इसका. इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स का इसका स्क्रीनशॉट आप सबका लेते चलिएगा, ये आपका नोट्स बन जाएगा. इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स जो है वो एनर्जी फ्लोइंग पैटर्न को बताती है थ्रू एन इंडिविजुअल. ये इक्वली एप्लीकेबल होती है फॉर पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम. ये हेल्प करती है, प्रिडिक्ट करती है पैटर्न ऑफ फ्लो, जैसा कि परिभाषा में शुरुआती स्लाइड में मैंने बताया. परिभाषा में पैटर्न ऑफ फ्लो इन फूड चेन, और कहां तक जाती है, डिट्रस. ऑर्गेनिक कंपोनेंट टूटकर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट टूटकर ऑर्गेनिक कंपोनेंट में बनता है, और यही ऑर्गेनिक फिर से सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू होता है. ये साइकिल ऑफ है आपका, सिंपल बता रहा हूं मैं, एक लेमैन आइडिया. तो ये कहां से हमको पता चलता है, एनर्जेटिक्स से पता चलता है. फिर इकोलॉजिकल प्रोसेस, एनिमल ग्रोथ सर्वाइवल की बात करें, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करें, ये एनर्जेटिक्स पे निर्भर होती है. एनिमल में या किसी स्पीसीज में कितना एसिमुलेशन होगा, उस जो आपका इकोलॉजिकल पैराडिम है उसकी बात जो करें तो वो एनर्जेटिक्स से हमको सीखने को मिलता है. इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स कंपैरेटिव साइकोलॉजिकल आउटपुट, जो आपका फिजियोलॉजिकल आउटपुट है, उसको रिप्रेजेंट करती है. और यही चीज़ इन्वायरमेंटलिस्टों को लैबोरेटरी से बाहर नेचुरल लैबोरेटरी की तरफ मूव करा देती है. यही चीज़ आपको बड़े पैमाने पर विचार करने का मजबूर करेगी, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन एनर्जी. पूरा इकोलॉजी, पूरी केमिस्ट्री जो है वो फ्लो ऑफ ऊर्जा पे निर्भर करती है. इसके बाद से जो लास्ट इसमें है, किसी प्रकार का एनवायरमेंटल चैलेंज इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स से ग्लोबल लेवल पे समझाया और हल किया जा सकता है. समझ रहे हैं, समझा, समझाया और हल किया जा सकता है. कोई नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट हुआ, रीस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम हुआ, ये सारी चीज़ें इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स से हम कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं, क्योंकि एनर्जेटिक्स ही हमको पैटर्न, रास्ता दिखाता है. समझ रहे हैं. जैसे टीचर क्या करता है, टीचर का काम ये नहीं है कि जो है आपको क्लास में पढ़ाए खाली, उसका काम यह है कि आपको सही मार्गदर्शन दे, सही ट्रैक पर ला के रख दे. एक बार आपको सही ट्रैक पर ले आके रख देंगे, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे. यही काम टीचर करता है. और कहीं गलत हुए तो कान पकड़ के फिर ट्रैक पे. अब आइए इकोलॉजिकल इफिशियंसी को समझिए. जब हम बात करते हैं इफिशियंसी की, अभी तक तो हम बात कर रहे थे, मान लीजिए कि एक कोई गार्डन है, गार्डन में आप बैठे हैं और चारों ओर आपकी एनर्जी फ्लो कर रही है. किस मोड में फ्लो कर रही है, यूनिडायरेक्शनल, कंपोनेंट लेवल पर साइक्लिक. ठीक है. अब उस गार्डन में का जो आउटपुट है, जो उसका बायोमास प्रोडक्ट, वो कहलाता है उसकी इफिशियंसी, उसकी क्षमता. अब यहीं से कैरिंग कैपेसिटी की बात, सक्सेशन वाली जो आप सक्सेशन का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें जो कैरिंग कैपेसिटी में टर्म ऐड किया हूँ वो यहीं से जा रहा है. ठीक है. अब यहाँ से मैंने उसको वहाँ पे भेजा, वहाँ से इसको जोड़ दिया. ठीक है.
अब इफिशिएंसी मतलब क्षमता। कहते नहीं है कि आपकी इफिशिएंसी क्या है, क्या आप 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 मीटर, 1 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, ये आपकी क्या है, एफिशिएंसी ऑफ रनिंग है। आपकी गाड़ी की क्षमता क्या है, 1 टन, 2 टन, 3 टन, 25 टन, 125 टन, 350 सीसी, ये क्या है, ये आपकी गाड़ी का वेट कैरिंग कैपेसिटी है। तो ये क्या है बता रहा है, ये एफिशिएंसी बता रहा है। 3 हार्स पावर, 4 हार्स पावर का इंजन लगाए, क्या है, इफिशिएंसी बता रहा है। अब 4 हार्स पावर या 1 हार्स पावर का जो इंजन है, वो जो वर्क करेगा, जिसमें एनर्जी फ्लो करेगी, वो एनर्जेटिक्स में कहलाएगा। ठीक। अब वो पूरा कैलकुलेटेड अमाउंट, जो कैलकुलेशन की प्रक्रिया होगी, वो इफिशिएंसी में होगी। इफिशिएंसी इज द मोड वेयर वी कैलकुलेट द एनर्जेटिक्स, एंड एनर्जेटिक्स इज द मोड वेयर वी ऑब्जर्व और इन्वेस्टिगेट द फ्लो ऑफ एनर्जी। ओके, नाउ defining ecological efficiency, it describes the efficiency which energy is transferred from one tropic level to next tropic level। अब आप कहेंगे ये तो 10% ला हो गया, कैसे एफिशिएंसी हो गई? अभी आगे की लाइन पढ़िए। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरऑल रिसोर्स एक्विजिशन एंड एसिमुलेशन इन एन इकोसिस्टम रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ टोटल बायोमास। टोटल बायोमास, ये आप अगर जो है, दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको पैसा काटता हो, ठीक है, तो कहाँ कहाँ से पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है? पापा से आ रहा है, मम्मी से आ रहा है, स्कॉलरशिप से आ रहा है, या आपकी जॉब से आ रहा है। इट इज फ्लो, और ये फ्लो कहाँ पढ़ रहे हैं आप? एनर्जेटिक्स में। एंड टोटल बैंक बैलेंस आपका कितना है? इट इज इफिशियंसी, it is your efficiency. Now watch this mode in form of nature. There are several ways that energy can reach to you, either in form of vegetarian food or non-vegetarian food or fruits, or you say in form of cold drinks. हर कोल्ड ड्रिंक्स में थोड़ी एनर्जी आपको मिलती है, किलो कैलोरी उसमें लिखा रहता है। किसी भी तरीके से आपको ऊर्जा मिल रही, पर टोटल बायोमास आपका कितना तैयार हो रहा है, वो इफिशिएंसी कहलाती है, वही इफिशिएंसी कहलाती है। इकोलॉजिकल इफिशिएंसी 0.1 to 37.5% तक होती है। दैट्स वाई ये फ्लेक्सिबिलिटी है। इसीलिए मैं पहले ही बोला था 10% ला। वो जो बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछा और 3 घंटे की मैं क्लास पढ़ाया था, वो खाली यही एक लाइन ऊपर लिख कर पढ़ाया था, खाली यही एक लाइन ऊपर लिख दिया था और 3 घंटे क्लास पढ़ाया था। उस समय कैमरा नहीं था, नहीं तो मैं रिकॉर्ड कर लेता। 10% ला, 10% इज एन एवरेज वैल्यू। इट रेंजेस फ्रॉम 0.1 to 37.5। जैसे मान लीजिए पीएच पढ़े होंगे, सबसे सरल लास्ट बेंच को मैं पढ़ाता हूं। क्या है पीएच? क्या है? पोटेंशिया हाइड्रोजनाई। पीएच एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, 3 चीज होगी। अब ये क्या है? पीएच अगर 1 है, पीएच अगर 7 है, और पीएच अगर 7 से ज़्यादा है, मान लीजिए आप 8 तक रखिए, ठीक है, तो एसिडिक, न्यूट्रल और 7 न्यूट्रल हो जाएगा, और 8 जाएंगे, 8 जब 7 से आगे बढ़ेंगे तो बेसिक हो जाएगा। यही चीज कहलाती है रेंज। जैसे कि कैसे बताए कि ओजोन बहुत बढ़िया है इस समय, तो अगर वो 200 डाप्सन यूनिट से अधिक है, 200 डाप्सन या 200 से ज़्यादा है, तो समझ लीजिए कि ओजोन लेयर बढ़िया है। कैसे कह रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है, हर साल गर्मी बढ़ जाएगी? कौन सा रेंज पैरामीटर से? कार्बन डाइऑक्साइड 350 ppm पहुंच गए हम लोग, 350 ppm क्रॉस हो गए, और जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अभी एक कोई एग्जाम हुआ था, उसमें एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था कि ग्रीन हाउस गैस के बिना इस धरती का तापमान एवरेज बोथ द हेमिस्फीयर कितना होता? तो आंसर उसको मैंने बताया था -18 डिग्री सेंटीग्रेड। तुरंत ही देख के बता दिया।
कैसे कैलकुलेट हुआ, ये रेंज कैसे मिली मुझे, इसको आप लोग सोचिएगा, कुछ दिमाग लगाइए, कुछ सर्च कीजिए कि कैसे ये कैलकुलेट होगा। गूगल पे है, हिंट दे रहा हूं मैं। तो एक रेंज है, इफिशियंसी का रेंज है, वो 1%, 0.1% फ्लो भी हो सकता है एनर्जी का, 1% का भी नियम लग सकता है, 2%, 3%, अप टू 37.5% ये रेंज आती है। जो 10% ला है, अगर लिख दे कि 10% ला की जगह आप 37.5% ला बताइए, तो चकराइएगा मत, वो रेंज है उसकी। 0.1 पूछ सकता है, वो तो कह सकता है कि क्या 10% ला 15% पे गवर्न काम करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि निर्धारित नहीं ना है कि एक इकोसिस्टम कितना ऊर्जा देगा, ऑटोट्रॉफ की संख्या पर डिपेंडेंट होता है। इसीलिए जितना ज़्यादा पेड़ उतनी रिच बायोडाइवर्सिटी, और जितनी रिच बायोडाइवर्सिटी उतना ही बढ़िया आपका इकोसिस्टम, उतना ही बढ़िया आपका बायोम। तो ये क्या है, ये रेंज है, इसी रेंज में होगा। अब इफिशियंसी का पाथवे देखिए, पहले तो इसको हम और देखें, इफिशियंसी का पाथवे है, और इफिशियंसी का पाथवे कितना आपने लिया, कितना एक्यूमुलेट हुआ, ग्रोथ रिप्रोडक्शन में कितना इस्तेमाल हुआ, और ट्रॉपिक लेवल पे आपकी प्रोडक्टिविटी क्या रही, देख रहे हैं। नेट प्रोडक्शन ऑफ ट्रॉपिक लेवल, जब हम किसी नेट प्रोडक्शन की बात करते हैं, नेट प्रोडक्शन, तो क्या होता है, ये एक फ्लो पैटर्न है सिंपल। तो क्या होता है, हम टोटल ओवरऑल बायोमास की बात उसकी कर रहे हैं, टोटल ओवरऑल बायोमास की बात कर रहे हैं। जैसे इफिशियंसी को जब हम क्वांटिफाई कर रहे हैं, तो उसको और विहद उस पे आप देखेंगे अभी कैलकुलेशन में। देखिए, यह सवाल प्रायः हर एग्जाम में आता है। फोटोसिंथेसिस की इफिशियंसी है, देख रहे हैं, नेट प्रोडक्शन की इफिशियंसी है, एसिमिलेशन की इफिशियंसी है, ये रही इकोलॉजिकल इफिशियंसी। तो इकोलॉजिकल इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, देखिए आप गौर से देखिएगा, इसको मैं सर्किल कर रहा हूं, देख रहे हैं, लास्ट इकोलॉजिकल इफिशियंसी, देख रहे हैं ये पॉइंट। एनर्जी इन बायोमास प्रोडक्शन एट अ ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी इन बायोमास प्रोडक्शन एट अ प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल इनटू 100 मीन्स, लेट्स सी पिरामिड, एक ट्रॉपिक लेवल, दो ट्रॉपिक लेवल, तीन, ये मान यहां पर मौजूद एनर्जी इन फॉर्म ऑफ बायोमास, माने प्रोड्यूसर का बायोमास अपॉन एनर्जी इन बायोमास टू द प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल, इसका इन दोनों का बायोमास ले लें, इनका ले लें, इनका ले लें, ये ज़्यादा होगा, ऊपर वाला कम होगा, इनटू हम 100 करें तो जो वैल्यू निकल कर आएगी, इट इज इकोलॉजिकल इफिशियंसी। सिंपल, यहाँ 10% नहीं है, 10% ला नहीं है। और इफिशियंसी हर जगह आप देखेंगे, फोटोसिंथेटिक, नेट प्रोडक्शन, एसिमिलेशन, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन में यही है कि हाउ यू कैलकुलेट द एफिशिएंसी, और कई सारे दिए रहेंगे ऑब्जेक्टिव, जो सही आंसर होगा वो यही है। हम जब भी एनर्जी इफिशियंसी की बात करते हैं ना, तो ये बायोमास है, आपकी क्षमता आपके बायोमास पे डिपेंड है, आपकी क्षमता आपके बायोमास पे डिपेंड होती है। बायोमास मीन्स द फाइनली स्टोर्ड ऊर्जा जो आपके अंदर है, वो आपकी बायोमास में आती है, वही तो आपका बायोमास बनाएगी। क्वांटिफाइंग इफिशियंसी की बात करें जब हम, और इसको क्वांटिफाइंग मतलब कि, और इसको हम इलेबोरेट कर रहे हैं, अलग अलग पहलुओं को देख रहे हैं।
इकोलॉजिकल इफिशियंसी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल रिलेटेड इफिशियंसी दैट डिस्क्राइब, देख रहे हैं, देखा, फोटोसिंथेटिक, नेट प्रोडक्शन, इसी की बात कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ लिखा है कि इसको एक्सप्लेन करना हूँ। फिर दूसरा है फूड इंजेस्टेड डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ प्रे प्रोडक्शन, माने जो इंजेस्टेड है IN अपॉन IN को हमने डिवाइड किया आपके प्रोडक्शन इफिशिएंसी से, जिसको आप जो है देख रहे हैं। फिर एसिमिलेशन इफिशिएंसी, एसिमिलेशन इफिशिएंसी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी एसिमिलेटेड, यूज हुई फूड इंजेशन में। नेट प्रोडक्शन इफिशिएंसी, नेट प्रोडक्शन इफिशिएंसी जो है वो कंज्यूमर लेवल पे प्रोडक्शन का है, बात कर रही है। ग्रॉस प्रोडक्शन इफिशिएंसी, इकोलॉजिकल इफिशिएंसी के ऊपर आई बटन में एक एनर्जी फ्लो और जो है आपका प्रोडक्टिविटी का वीडियो आएगा, उसको देखिएगा। ये फार्मूलाज वहाँ पे बहुत पूरी तरह से पूरा डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रोडक्शन इफिशिएंसी क्या है, एसिमिलेशन इफिशिएंसी को उन्होंने मल्टीप्लाई किया है नेट प्रोडक्शन इफिशिएंसी से, और ये देखिए ये वैल्यूज दी गई हैं। अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है, ये क्या बता रहा 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 है और ये क्या बता रहा है, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आता है एक्सप्लोरेशन इफिशिएंसी और चारों दे देगा। अब आपको मालूम होगा कि IN अपॉन PN-1 है, तो आप यही लगाएंगे, समझ रहे हैं। एसिमिलेशन इफिशिएंसी पूछेगा PN अपॉन AN, नेट प्रोडक्शन इफिशिएंसी पूछेगा एसिमिलेशन AN अपॉन IN इंजेस्टेड, फिर ग्रॉस पूछेगा तो PN अपॉन IN, फिर इकोलॉजिकल इफिशिएंसी पूछेगा तो PN अपॉन PN-1। और ये क्या बता रहा है, ये यही कैलकुलेशन है, यही चीज़ है, यही 4 कैलकुलेशन को मैंने यहाँ पे इस तरह एक्सप्लोर किया है। इसमें प्रोडक्टिविटी का वीडियो आप जरूर देखिएगा, फ्लो ऑफ एनर्जी, प्रोडक्टिविटी, सारे आई बटन में जो इंपॉर्टेंट है वो आ जाएंगे। अब इफिशियंसी का सिग्निफिकेंस क्या है, इफिशियंसी को हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ इफिशियंसी। तो बहुत सारा चीज़ सर्च किए, बहुत सारे लोगों की कहानी हमने देखी, तो 4 ही कहानी है इकोलॉजिकल इफिशियंसी से जो हम पता करते हैं। पहला है उसका इस्तेमाल होता है इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल मॉडलिंग के लिए, इकोलॉजिकल मॉडल्स बनते हैं। दूसरा होता है कि इकोसिस्टम की मॉडलिंग के लिए। तीसरा है प्रोडक्टिविटी एस्टिमेशन के लिए, और चौथा है कार्बन सिक्वेस्टेशन के लिए, चाहे वो कहीं भी हो। कार्बन सिक्वेस्टेशन मतलब कि द अमाउंट ऑफ कार्बन एब्जॉर्ब्ड आइदर बाय वाटर, ओशन में, या जो है आपका सॉयल में, या आपके पेड़ के बायोमास में, कहीं भी अगर कार्बन एब्जॉर्ब हो रहा है तो कार्बन एब्जॉर्ब मतलब कार्बन, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो अमाउंट ऑफ कार्बन जो है वो जो सिक्वेस्ट हो रहा है। एक हमारे यहाँ की बिटिया है, गोल्ड मेडल पाई थी, हर्षिता सिंह, वो MSc इन्वायरमेंटल साइंस से है और उसने DST इंस्पायर क्वालिफाई किया था अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर राहुल भदौरिया सर। वो कार्बन सिक्वेस्टेशन पे ही PhD कर रही है। इन्वायरमेंटल साइंस से आपको PhD के इतने ऑप्शंस हैं ना, उतने ऑप्शन आपको कहीं नहीं है। और मुझे जो बच्चे PhD करते हैं और रिसर्च में जाते हैं, दे आर माई फेवरेट स्टूडेंट, वो मेरे बहुत फेवरेट होते हैं। तो अब एक तो हम जान गए कि इकोलॉजिकल मॉडलिंग। अब इकोलॉजिकल मॉडलिंग क्या होगा? इकोलॉजिकल मॉडलिंग मतलब कि कोई मॉडल तैयार करना, मान लीजिए EIA करना है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, या आपको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाना है, या तो आपको इन्वायरमेंटल का जो है कोई नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करनी है, या आपको बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात करनी है।
तो इस चीज़ों के लिए आपको इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल मॉडलिंग की जरूरत पड़ेगी। बिना इसके किए आप ये सब कर ही नहीं सकते। हैबिटेट रीस्टोरेशन की बात करेंगे तो बिना आप इस तरह के मॉडल को पढ़े, आप इसका कैलकुलेशन किए बिना आप बना ही नहीं सकते भाई। हम आपको बताते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। हम यहाँ लिख दिए 4, तो सवाल ये आएगा ना कि ये 4 आया कहाँ से। आइदर 2 + 2 = 4 और 3 + 1 = 4 और जो है आपका 1 + 1 + 1 + 1 = 4। यही तो होगा, यही होगा। 2 + 2 4 होगा, या 3 + 1 4 होगा, या 4 बार 1 जोड़ देंगे तो होगा। अब आप सोच रहे हैं कि इसको घटा भी सकते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडलिंग विच इज़ डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द पॉजिटिव फीडबैक। समझ रहे हैं? द वैल्यूज आर मस्ट बी कैलकुलेटेड इन पॉजिटिव्स। तो ये एक हाइपोथेटिकल नंबर है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में ही मैंने इसीलिए रखी है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंटल फीडबैक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। हम कह सकते हैं कि 5 - 1 = 4, ठीक। 6 - 2 = 4 कह सकते हैं। ये निगेटिव फीडबैक होगा और ये जो होगा ये आप पॉजिटिव फीडबैक। इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल मॉडलिंग में निगेटिव और पॉजिटिव 2 तरीके के फीडबैक होते हैं। तो खैर, तो इकोसिस्टम की और इकोलॉजिकल मॉडलिंग के लिए होगा। समझ लीजिए इसको, स्विच करके आगे मत चले जाइएगा या वीडियो को क्लोज मत कीजिएगा। जो बता रहे हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लिख तो दिए, अब मान लीजिए वाइवा में आपसे एग्जामिनर पूछना शुरू किया तो क्या एक्सप्लेन करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। तो इसको समझिए, इकोलॉजिकल मॉडलिंग, इकोसिस्टम की मॉडलिंग। अब आप देख रहे हैं कि मॉडलिंग क्या है, मॉडलिंग क्या, इसके बाद लास्ट है, ये लास्ट ही स्लाइड है पर समझ लीजिए इसको। इकोलॉजिकल मॉडलिंग ये होगा या चेन फॉर्म में होगा। इकोसिस्टम की मॉडलिंग चेन फॉर्म में होगा। एनर्जी फ्लो का डायग्राम्स आप देख रहे हैं, पिरामिडिकल जो है प्रोडक्टिविटी का। ये क्या, ये कहाँ से बनकर आ रहा है? ये यही 2 से बन रहा है। प्रोडक्टिविटी का देख रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। कहाँ से इंक्रीज करेगी? नीचे से। यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा। समझ रहे हैं? तो ये आपका प्रोडक्टिविटी एस्टिमेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड। ओशन भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल में भी कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो प्रक्रिया कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में कहला आती है। समझ रहे हैं? इंटरचेंज, इंटरफेज ऑफ जो है मिनरल्स होते हैं, तो वो चीज़ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में आती है। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस हियरिंग। वीडियो कैसा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है इसका ऑर्टिकॉलजी का आएगा। इसके बाद चूंकि ऑर्टिकॉलजी थोड़ी सी बड़ी है, फिर सिनिकॉलजी आएगा जिसमें पॉपुलेशन डायनेमिक रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।